एडवर्ड विल्सन जो थे वो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज करवाई। तो ये जो एम्फीबियंस हैं इनकी डाइवर्सिटी लिखते टाइम एनसीईआरटी ने ये कंफर्म किया है कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट्स पर इनकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट ज़्यादा होगी। लो डिस्टर्बेंसेज या लेस डिस्टर्बेंसेज जो है वो यहाँ शो होते हैं। तो ये लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट ये अल्टीमेटली इस बात को इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ डाइवर्सिटी कम है, नीचे की तरफ मतलब इस ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। आपने कई बार ये सुना होगा ना, आप फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे थे और आपके रास्ते में जो है वो टाइगर आ गया। टाइगर आपके रास्ते में नहीं आया, आप टाइगर के रास्ते में गए थे। ये अल्टीमेटली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज नीट 2025। जैसा कि आप जानते हैं इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम जितने सारे टॉपिक्स हैं उनके स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, लॉजिक्स और जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी का चैप्टर आज है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के दो बेसिक पोर्शन हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों किया जाना चाहिए, और उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के मेथड्स, उसकी मेथडोलॉजी क्या है। कुछ डेटाबेसेस हैं। इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस कंफर्मली एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले बच्चों ये जानने की जरूरत है बायोडाइवर्सिटी किसे हम कहेंगे, किसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाए। तो एनसीईआरटी जो है, इस एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम जाएं तो आप अगर देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी एग्जैक्टली किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको बच्चों कंसिडर किया जाता है। ये यहाँ एक तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव दे रखा है इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करें। सो फर्दर हम बायोडाइवर्सिटी को कंटिन्यू कर लेते हैं। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? देखिए बच्चों, जैसा आप कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप जानते हैं इकोसिस्टम आप पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में वहाँ के प्रोड्यूसर्स को बनाते हैं। एनिमल्स वहाँ के कंज्यूमर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और माइक्रोब्स रिप्रेजेंट करते हैं डीकम्पोजर्स को। तो ये प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ इंटरेक्शन में है, और इनका ये जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन को ही आप बच्चों कह सकते हैं, ये जो इंटरेक्शन है इस इंटरेक्शन को आप कह सकते हैं ये बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी एक डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जो नेचर के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन बायोटिक कंपोनेंट्स का जो एक तरीके से सम टोटल है या जितने सारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहीं प्रेजेंट हैं वो बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब बायोडाइवर्सिटी की कुछ अलग अलग लेवल्स हैं, इन लेवल्स की भी थोड़ी ब्रीफिंग करेंगे। इससे पहले आप एक बात पर ध्यान दें, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है एडवर्ड विल्सन जो थे वो एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज करवाई। टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो इसको ग्लोबल रेस्पेक्ट में अगर मैं देखता हूं, अगर इसको वैश्विक परिदृश्य में मैं देखता हूं तो आपके सामने दिखाया गया है जैसे अर्थ है, इस एंटायर बायोस्फीयर पर जितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ये सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स इस एंटायर बायोस्फीयर की क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? बायोडाइवर्सिटी के स्टूडेंट्स कुछ लेवल्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो मैं यह मेंशन कर सकता हूं डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल की हो सकती है, जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। इसके अलावा सेकंड अगर आप देखें तो आप कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट की जा सकती है। और फाइनली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बच्चों कंसिडर कर लिया जाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, इसको हम शॉर्टली जो है वो बच्चों क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी किसको रेफर करती है, या आप ये कह सकते हैं स्पीसीज जो है उस स्पीसीज के जो ट्रेड्स और कैरेक्टर्स हैं उन ट्रेड्स और कैरेक्टर्स के साथ ये डील करती है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है उसमें कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन स्पीसीज के कई सारे इंडिविजुअल्स आप देख लीजिए, ये पर्टिकुलर एरिया में कोई एक पॉपुलेशन या किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं। अब इन इंडिविजुअल्स में डिफरेंस है, इन इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस हैं, तो इनके जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशंस आप ये कह सकते हैं इनके जेनेटिक मेकअप के कारण हैं। इनमें जो वेरिएशंस हैं वो किसके कारण है, तो आप ये कहेंगे उसका कारण है
जेनेटिक मेकअप। क्लियर? और जेनेटिक मेकअप इन वेरिएशंस का कारण है, तो ये जो जेनेटिक मेकअप है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये कोई एक लैंड एरिया था जहां ट्री प्रेजेंट है, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं यहां कुछ वेजिटेशंस और ग्रासेज प्रेजेंट हैं, यहां कुछ एनिमल्स भी सरवाइव कर रहे हैं, ऑब्वियस है ये सब हैं, तो यहां माइक्रोब्स भी होंगे। अब ये सब यहाँ किसी एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में सरवाइव कर रहे हैं, ये एक फंक्शनल बायोटिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये कहेंगे यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी के लेवल क्या होंगे, तो आप ये कहेंगे यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी हाई लेवल की होगी, हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन लीस्ट टू लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी कहां हो सकती है, तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को मैं ले सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया क्रॉपलैंड, आपने वीट क्रॉप कल्टीवेट किया था, उस क्रॉपलैंड में जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो इस कम्युनिटी के कंपैरेटिवली सबसे कम होगी, क्योंकि एक ही स्पीसीज के वो इंडिविजुअल हैं। और एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच हमें अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो या उनको हम डिफर करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले लेवल को डिस्कस करते हैं, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद बच्चों सेकंड आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी आप ये कह सकते हैं किसी एक कम्युनिटी में जो है वो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। आपको एक ही स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज और फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको मैंगो एंड राइस के जो स्ट्रेन्स हैं उनके बारे में दे रखा है, मैंगो और राइस की जो वैरायटीज हैं उनके बारे में आपको दे रखा है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक और रेफरेंस आप स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं, जो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। एक आपको दे रखा है बच्चों राउल्फिया वोमिटोरिया। जो राउल्फिया वोमिटोरिया है, ये राउल्फिया वोमिटोरिया हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रीजन में ग्रो करता है, उगता है। लेकिन इससे जो रेसरपिन सब्सटेंस, इससे जो रेसरपिन एल्केलॉइड या रेसरपिन सब्सटेंस इससे जो ऑब्टेन किया जाता है, उसकी पोटेंसी में और उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है। तो प्लांट तो एक ही था, एक ही स्पीसीज का प्लांट था, एक राउल्फिया वोमिटोरिया ए था, दूसरा राउल्फिया वोमिटोरिया बी था। इन दोनों में जो रेसरपिन बना उसकी कंसंट्रेशन और आप ये कहेंगे उसकी पोटेंसी में डिफरेंस है। तो आप कह रहे थे डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी, मतलब उसका जो इफेक्ट है इन दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों हो सकता है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच जो डिफरेंस है उसको इंडिकेट करती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी आप ये कह सकते हैं किसी एक बायोटिक कम्युनिटी में जो स्पीसीज हैं, किसी एक स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज को बताती है। जैसे एम्फीबियंस का एक ग्रुप आप ले लो, तो एम्फीबियंस की बात लिखते टाइम एनसीईआरटी ने आपको ये क्लियर किया है कि एम्फीबियंस की जो डाइवर्सिटी, एम्फीबियंस इज नॉट ओनली ए स्पीसीज, इट इज द ग्रुप ऑफ स्पीसीज। तो ये जो एम्फीबियंस हैं इनकी डाइवर्सिटी लिखते टाइम एनसीईआरटी ने ये कंफर्म किया है कि यहां अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट्स पर इनकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट ज्यादा होगी। तो वेस्टर्न घाट्स के कंपेरेटिवली इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है। थर्ड और लास्ट रेफरेंस पे आते हैं बच्चों, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। जैसे हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्वाइव करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहे ट्री इकोसिस्टम कहें, डेजर्ट इकोसिस्टम कहें, आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह सकते हैं, आप ग्रासलैंड कह सकते हैं, आप ओशियन कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, एस्चुरीज, इसके अलावा कोरल रीफ्स, ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में सभी टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि हम जो हैं वो इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनरिच्ड हैं। एनसीईआरटी वहां एग्जाम्पल भी देती है। कुछ कैनेडियन कंट्रीज जो हैं उनके रेफरेंस में अगर भारत को कंपेयर किया जाए तो इंडिया की जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, जो इंडिया है बच्चों, वो आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी रिच रीजन या डाइवर्सिटी रिच रीजन या डाइवर्सिटी रिच जो है वो कंट्री के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर? इस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में ही आपको एक तरीके से एक पूरा एक लैंड एरिया, एक रीजन दिखा रखा है, ठीक है।
और इस लैंड एरिया के साथ साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये किसी जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक मैपिंग है और ये आप देख रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का मैपिंग है। तो इस तरीके से ये डाइवर्सिटी के लेवल्स हुए। तो सबसे पहले आपने क्लियर किया बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसके लेवल्स क्या हैं। इसके बाद देखो इस बायोडाइवर्सिटी में हम आ जाते हैं, तो जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है 7 मिलियन, ये रॉबर्ट मे का एक साइंटिफिक एस्टिमेशन है। और ये साउंड साइंटिफिक एस्टिमेशन ये कहता है कि देयर मे बी 7 मिलियन ऑफ स्पीसीज। वैसे इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड हैं वो बच्चों हम लिखते हैं 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। इतनी स्पीसीज जो हैं वो इन्वेंट की जा चुकी हैं या देखी जा चुकी हैं। अब इन स्पीसीज में से थोड़ा आइडिया हम लेते हैं। जितनी हमारे यहाँ इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं उन स्पीसीज में से आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ एनिमल्स या मोस्ट ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो किसकी प्रेजेंट है, आप कहेंगे मोस्ट ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो है एनिमल्स की। क्लियर? एनिमल्स की मतलब टोटल की जो डाइवर्सिटी है उसमें आप ये कहेंगे 70% जो हैं वो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? इसका मतलब रिमेनिंग जो डाइवर्सिटी है, रिमेनिंग में आप कहेंगे रिमेनिंग जो डाइवर्सिटी है उसमें प्लांट्स और प्लांट्स के साथ साथ माइक्रोब्स वगैरह कंसीडर किए जाते हैं। अब ये जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है इसमें भी अगर आप देखें, एनिमल्स की डाइवर्सिटी में भी आप देखें तो सबसे पहली बात आप ये कह सकते हैं आउट ऑफ 10 एनिमल्स, 10 जो एनिमल्स हैं उनमें से अगर हम देखें तो 7 एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी किसकी है? इंसेक्ट्स की है। तो इसका मतलब नेचर की जो टोटल डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड आउट ऑफ ईच 10 एनिमल्स या एवरी 10 एनिमल्स 7 आर द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। अब इसके लिए हमें ये पाई चार्ट्स ऑब्जर्व करने चाहिए। एनिमल्स की डाइवर्सिटी को बच्चों वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में कैटेगराइज कर लिया गया। ये देखिए, ये आपके पास इनवर्टिब्रेट है, वो आपके पास वर्टिब्रेट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो हुआ इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स आप देखो, इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। ये पूरा जो पोर्शन है वो इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की ही है। इंसेक्ट्स के बाद आप कह सकते हैं अदर एनिमल ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, क्रस्टेशियंस दे रखे हैं, मॉलस्क्स दे रखे हैं, स्नेल्स वगैरह जो हैं वो मॉलस्क में आप जानते हैं आते हैं बच्चों। तो ये सब इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स विदाउट बोन। वर्टिब्रेट्स में आप देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो फिशेज की है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी फिशेज की है। उसके बाद अगर आप डाइवर्सिटी ऑब्जर्व करें तो रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको डाइवर्सिटी मिलेगी बर्ड्स की, और मैमल्स और एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगी। लेकिन यहां एक बात जरूर आप ध्यान रखें, एम्फीबियंस का जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली हाई है। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो ये पाई चार्ट आपको बना के देता है, इसकी लेबलिंग हटा लेता है और फिर आपसे पूछता है किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, और दूसरा केस आपसे इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे बच्चों डिस्कस कर सकता है। फाइनली प्लांट्स की डाइवर्सिटी की अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है प्लांट्स अलोंग विद फंजाई, किंगडम प्लांटी में ही फंजाई को पहले प्लेस किया गया था। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है नॉट मोर देन 22%, ये इससे ज्यादा नहीं है। जबकि उधर टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आप देखें तो इनकी जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है। अब इसमें भी हम किंगडम प्लांटी में भी अगर देखें तो आपके सामने बहुत क्लियर है, स्पाई चार्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म्स की है। एंजियोस्पर्म्स जो हायर प्लांट हैं, अगर आप देखेंगे तो इन फ्लोरिंग प्लांट्स की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद डाइवर्सिटी आपको किसकी मिलेगी? उसके बाद जो डाइवर्सिटी यहां मिलेगी फंजाई की। इसका मतलब यहां भी हम सीक्वेंस अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम यहां मेंशन कर सकते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म्स की है। उसके बाद अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी तो डाइवर्सिटी किसकी मिलेगी? फंजाई की। देन एल्गी जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो डाइवर्सिटी आपको एल्गी की मिलेगी। देन आप कह सकते हैं, देखो फर्न्स एंड एलाइज जो बच्चों लिखा है वो बेसिकली जिम्नो
एंड टेरिडो के लिए लिखता है, और जो मोसेज लिखा है वो आप जानते हैं किसके लिए लिखा गया है, ब्रायोफाइट्स के लिए मेंशन किया गया है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है उस बायोडायवर्सिटी का एक तरीके से बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपके सामने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब बायोडायवर्सिटी के पैटर्न्स की बात करते हैं, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो हम यहां कुछ बेसिक रेफरेंसेज ले लेते हैं। जब बायोडायवर्सिटी के पैटर्न्स को बच्चों स्टडी किया जाता है तो पैटर्न्स में दो बातें आती हैं, एक लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट आता है और सेकंड वन आप ये कह सकते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के अलावा स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप जो है वो डाइवर्सिटी में काउंट होते हैं, स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप। तो देखो इस पैटर्न को समझने का एक अच्छा तरीका है, ये मैंने यहां मार्क किया ग्लोब, आप देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, 0 डिग्री लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप यहां कहेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, और ये एग्जैक्टली जो है वो पूरा आपके सामने ट्रॉपिकल रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ये आप कहेंगे ट्रॉपिकल रीजन है या ट्रॉपिक्स है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखें 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, ये बच्चों जो आपको देखने को मिलेगा ये बेसिकली टेम्परेट रीजन है। तो ये कौन सा रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, इसको आप कह देंगे ये टेम्परेट रीजन है। इधर मैं लिख सकता हूं टेम्परेट नॉर्थ और इधर मैं लिख सकता हूं टेम्परेट साउथ। ठीक है, उधर अगर आप देखते हैं तो ये आप कहेंगे पोलर रीजन है। क्या है ये, पोलर रीजन, ये पोलर नॉर्थ है, ये पोलर साउथ है। अब लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक डाइवर्सिटी को हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखो ये सीन आपके सामने आएगा। एक्वेटर से लेकर बच्चों, एक्वेटर जो है, इस एक्वेटर से लेकर पोल्स की तरफ बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, सो एक्वेटर टू पोल्स अगर आप चलते हैं या एक्वेटर टू पोलर रीजन अगर आप चलेंगे तो डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं बच्चों डिक्लाइन में जाती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ही डाइवर्सिटी मैक्सिमम है। ये जो ट्रॉपिक्स हैं, इन ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, इसका भी कारण समझ लीजिए। यहां ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, यहां से सोलर रेडिएशंस जो आती हैं वो आप ये कहेंगे इस इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। अब ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, क्लियर, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो यहां आप ये कह दीजिए इस इक्वेटर के आसपास सोलर रेडिएशंस का पेनिट्रेशन परफेक्ट है। जब सोलर रेडिएशंस और लाइट का पेनिट्रेशन यहां परफेक्ट होगा तो ऑब्वियस है यहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगी, यहां ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन होगा। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन जिसको हम वाटर से या रेनफॉल से कोरिलेट करते हैं, ये रेनफॉल अगर यहां परफेक्ट होगा तो ऑब्वियस है यहां वेजिटेशन या डाइवर्सिटी ज्यादा ग्रो करेगी, और इसी का एग्जैक्टली जो इंपैक्ट है बच्चों वो आप देखेंगे डाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा। तो एक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स जो है वो आप कहेंगे क्या होते चले जाते हैं, डिक्रीज। ठीक है, यहां डाइवर्सिटी ज्यादा होने का पहला कारण मैंने आपको बताया कि सोलर रेडिएशंस का पेनिट्रेशन जो है वो यहां सीधा है, और पेनिट्रेशन सीधा होने से सबसे पहले आप ये कहेंगे यहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है, क्लियर, हाई प्रोडक्टिविटी बच्चों यहां आती है। सेकंड मैं यहां कह सकता हूं कि ये जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है दैट इज कंपैरेटिवली लेस डिस्टर्बेंस शो करता है। तो आप ये कह सकते हैं डिस्टर्बेंसेज जो हैं वो क्या है, यहां कम है, लो डिस्टर्बेंसेज या लेस डिस्टर्बेंसेज जो है वो यहां शो होते हैं। तो ये लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट ये अल्टीमेटली इस बात को इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ डाइवर्सिटी कम है, नीचे की तरफ मतलब इस ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज्यादा है। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी ज्यादा थी जबकि टेम्परेट में डाइवर्सिटी कम थी, क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन आप बता सकते हैं? तो रिलेटिवली ये एनवायरनमेंट अनडिस्टर्ब रहा,
लेस सीजनल रहा, जिससे आप ये कह सकते हैं यहाँ फ्लक्चुएशंस कम हुए, और फ्लक्चुएशंस कम हुए तो यहाँ ग्रो करने के लिए रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट मिला, तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा ग्रो हुई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहाँ से ग्रो करने के लिए एक तरीके से यहाँ ज्यादा सुटेबल कंडीशंस जो है वो आपको मिल पाई, मतलब मोर इवोल्यूशनरी टाइम या स्पीसीएशन के लिए more time, evolutionary time for speciation जो है वो आपको यहां मिला, इसलिए यहां डाइवर्सिटी ज्यादा ग्रो कर गई। तो ये था लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट के बाद स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, ये है स्पेसिफिक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कर्व, और ये सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने प्रपोज किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट जो है वो एक जर्मन नेचुरलिस्ट हैं। इनका कहना क्या था, इनका कहना ये था कि बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बायोडाइवर्सिटी के लेवल या बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सप्लोरिंग एरिया। एक्सप्लोर्ड एरिया, जो एक्सप्लोर्ड एरिया है उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आप कहेंगे बायोडाइवर्सिटी के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप ये पढ़ें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो है वो साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट जो थे, उन साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट में ये स्टडी कर रहे थे, इसलिए ये ऑब्वियस है डाइवर्सिटी रिच रीजन में स्टडी किया गया। अब ग्राफ आपके सामने है, उसी को मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं। एक तरफ स्पीसीज रिचनेस ले ली गई और दूसरी तरफ एरिया ले लिया गया। अब बच्चों स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो इसका इक्वेशन आप देखिएगा, S इज इक्वल्स टू CAZ, मतलब S और A के बीच जो रिलेशनशिप है, स्पीसीज की रिचनेस का एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो Z पे डिपेंड करता है, स्लोप ऑफ लाइन पे डिपेंड करता है। तो दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप, इसको दो तरीके से बच्चों जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। एस एरिया ए, सबसे पहली बात तो स्पीसीज रिचनेस बाय एक्सप्लोरिंग एरिया, बाय इंक्रीजिंग द एक्सप्लोरिंग एरिया, जो एक्सप्लोर्ड एरिया उसको बढ़ाते हैं अगर हम हैं तो स्पीसीज की रिचनेस जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसको लिखा जाता है S इज इक्वल्स टू CAZ। लेकिन अगर इसको लॉगरिथमिक स्केल पे लेते हैं तो आप ये कहेंगे ये लॉगरिथमिक स्केल पे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, और इसको क्या लिखा जा सकता है लॉग स्केल पे, लॉग S, क्लियर, लॉग स्केल पे लिखा गया, लॉग S इज इक्वल्स टू लॉग C प्लस Z लॉग A। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें बच्चों अलग अलग समझना है। सबसे पहली बात, स्पीसीज की रिचनेस आप ये कह सकते हैं एरिया इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ रही है, बट अप टू ए लिमिट, क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि एक टाइम के बाद जाके जो है वो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट, उसी तरीके से नहीं बढ़ता। और इसको ये लिख के दे रहा है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑब्टेन होता है, ठीक है, जबकि ये हाफ पैराबोला फॉर्म में अपीयर हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए देखो इसी ग्राफ को जो है वो मैं आगे की तरफ थोड़ा सा और डिटेल में मेंशन कर लेता हूं। ये मेरे पास स्पीसीज रिचनेस और एरिया, स्पीसीज रिचनेस और एरिया रिलेशनशिप का जो है बच्चों कर्व है, ठीक है, ये स्पीसीज रिचनेस और एरिया रिलेशनशिप कर्व है। स्पीसीज रिचनेस S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एरिया A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब आप ये देख रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीसीज यहां ले लिया, 1000 स्पीसीज मुझे मिली, और 1000 स्पीसीज जब मुझे यहां मिली तो 1000 स्पीसीज को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्वियस है मैंने एक डेफिनेट एरिया एक्सप्लोर किया होगा, और इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वो जो एक्सप्लोर्ड एरिया है बच्चों वो ये है, ये एक्सप्लोर्ड एरिया है, क्लियर। अब ये एक्सप्लोर्ड एरिया है, इतना एरिया मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा 1000 स्पीसीज के लिए। अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कब कम होते हैं और कब ज्यादा होते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है ये समझिएगा। मैंने एक लाइन ये भी मेंशन कर दी और दूसरी लाइन ये भी मेंशन कर दी। क्या इन दोनों लाइंस में इनमें फर्क आप देख के बता सकते हैं? तो डेफिनेटली आप ये फर्क बता पाएंगे कि यहां जो थीटा का वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो रहा है।
अगर मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन ये है, मैं पहली कंडीशन ये ले लेता हूं, ए इनिशियली मुझे दी गई थी, और अब स्लोप ऑफ लाइन बी अगर मैं ये लेता हूं, तो ऑब्वियस है वो उतनी ही 1000 स्पीसीज एक्सप्लोर करने के लिए मुझे कंपैरेटिवली कम एरिया एक्सप्लोर करना पड़ा। ठीक है, उतनी ही स्पीसीज ऑब्टेन करने के लिए एरिया मुझे क्या करना पड़ा, कम एक्सप्लोर करना पड़ा। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन जितना ज्यादा होगा, स्लोप ऑफ लाइन इस केस में आप कहेंगे स्लोप ऑफ लाइन है बच्चों मच स्टीपर, और स्लोप ऑफ लाइन जितना स्टीपर है ये उतना ही ज्यादा किसको इंडिकेट करता है, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी के हाई लेवल्स को एग्जैक्टली इंडिकेट करता है। द स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर। दूसरी काम की बात, अब आप देखिए स्लोप ऑफ लाइन अगर लेस स्टीपर कर दिया गया, स्लोप ऑफ लाइन में ये स्टीपनेस आ गई, अब अगर आप देखेंगे कि वही 1000 स्पीसीज आपको ऑब्टेन करनी थी, तो इस केस में आपको इतना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करना पड़ा। ठीक है, तो उतनी ही स्पीसीज के लिए जब स्लोप ऑफ लाइन लेस स्टीपर हो जाता है तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एरिया एक्सप्लोर करना पड़ा, और इस केस में अगर मैं जाऊंगा तो और भी आप ये कह सकते हैं ज्यादा बड़ा एरिया आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बहुत साफ ये दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ लाइन एस इज इक्वल्स टू सी ए जेड, ये जो स्लोप ऑफ लाइन है जेड, इसी पे बायोडाइवर्सिटी का लेवल जो है वो डिपेंड करता है। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर, बायोडाइवर्सिटी इज हायर। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज लेस स्टीपर, इसमें स्टीपनेस कम अगर हो जाती है, तो आप कहेंगे बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम रहेगी। ठीक है, तो ये तो स्लोप ऑफ लाइन का रेफरेंस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसमें बच्चों एस जो था वो बहुत क्लियर है, स्पीसीज रिचनेस को इंडिकेट कर रहा था। सी जो है वो इंटरसेप्ट वैल्यू है। ठीक है, सी इंटरसेप्ट। ए जो है वो आप कहते हैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड यहां था स्लोप ऑफ लाइन, और इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, अब इसके बाद एक और नई बात हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि जब स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप आप स्टडी कर रहे थे, तो यहां आपने स्पीसीज रिचनेस की बात की, एस से इसको इंडिकेट किया, ये एरिया ए से आपने इंडिकेट किया, और आपने कहा कि ये एक जो है वो एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के लेवल बढ़ते हैं, बट अप टू ए लिमिट, और इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया। अच्छा, इसको कंप्लीट जो है वो पैराबोला क्यों नहीं ड्रॉ किया गया, तो इसका कारण समझिए। जैसे मान लो यहां मैं कह दूं 0 नंबर ऑफ स्पीसीज है, ठीक है, अब जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करते चले जाओगे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गया, इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस बढ़ गई। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि और ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करने पर कभी ये बायोडाइवर्सिटी का लेवल जो है वो नीचे आ जाए, मतलब कभी क्या आपको लगता है कि ये माइनस में हो सकती है? तो ये बिल्कुल भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने कोई एरिया एक्सप्लोर किया, मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि आपके थ्रू एक्सप्लोर्ड एरिया जो था वो 5 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक, अब 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम ये भी मान लेते हैं कि आपने जो है वो 100 स्पीसीज जो है वो ऑब्टेन करी, आपको 100 स्पीसीज वहां से ऑब्जर्व हुई। अब एक्सप्लोर्ड एरिया और अगर आप बढ़ाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़े, नंबर उनका कांस्टेंट 100 ही रहे, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि वो 99 हो जाए। इसलिए ये कंप्लीट जो है वो पैराबोला ड्रॉ नहीं करता। तो ये स्पीसीज रिचनेस और एरिया रिलेशनशिप है। अच्छा, इसमें एक और बात जो फाइनली हमें ऐड करनी होती है वो स्टूडेंट्स क्या है, इसमें स्पीसीज रिचनेस और एरिया रिलेशनशिप कर्व, एरिया रिलेशनशिप कर्व जो है उसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तो दे रखा है कि जब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स को रेफर किए बिना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स जो हैं उनको रेफर किए बिना जब स्लोप ऑफ लाइन देखा गया, अलग अलग एरियाज में स्टडी जब किया गया, ठीक है, तो पहली ये कंडीशन आपके पास आई जिसमें जेड का वैल्यू वो कह रहा था 0.1 to 0.2 ऑप्टेन होता है। और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी रिच रीजन्स में आप इस कर्व को प्लॉट करो, स्पीसीज रिचनेस एरिया रिलेशनशिप जो कर्व है उसको प्लॉट करो, तो जेड जो स्लोप ऑफ लाइन है उसका वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच आता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सब जगह ऑलमोस्ट डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, एक जैसी है। लेकिन यहां ध्यान रखें आप, पहली जो कंडीशन ली गई है इसमें टेक्सोनोमिक ग्रुप और एरिया स्पेसिफिक को रेफर नहीं किया गया है। रेंडमली आप कोई भी टेक्सोनोमिक ग्रुप ले सकते हैं और किसी भी एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी उसमें एंटायर कॉन्टिनेंट लिया गया, एंटायर कॉन्टिनेंट। एनसीईआरटी का कहना है कि जब एंटायर कॉन्टिनेंट लिया गया, एरिया जो है वो बड़ा लिया गया, डाइवर्सिटी रिच रीजन था, तो ये जो जेड का वैल्यू है वो 0.6 से 1.2 हो जाता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन मच स्टीपर हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रूट ईटिंग बर्ड्स को लें, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एक कंडीशन और आपको दी गई, तो जेड का वैल्यू जो है वो 1.15 हो जाता है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो वहां जेड का वैल्यू 1.15 हो जाता है। इसका मतलब स्पेसिफिकली वहां डाइवर्सिटी क्या है उनकी? और ज्यादा है। तो डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ये कौन इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा स्लोप ऑफ लाइन। इफ मच स्टीपर लेस डाइवर्सिटी, इज मोर स्टीपर, स्टीपनेस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने डाइवर्सिटी के लेवल्स डिस्कस किए। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी के? देखिए, कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज आर मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी किसी कम्युनिटी में ज्यादा होती है। और किसी भी कम्युनिटी को ज्यादा स्टेबल कहना, कम्युनिटी को ज्यादा स्टेबल कहना, इसका मतलब आप कहेंगे इकोसिस्टम जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो वो स्टेबिलिटी कहां से इंडिकेट होती है? इसके लिए आप कहेंगे नो टू मच वेरिएशंस, बहुत ज्यादा वेरिएशंस वहां नहीं आएंगे। रिजाइलेंस होनी चाहिए उसमें डिस्टर्बेंसेज के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल डिस्टर्बेंसेज हैं उनके अगेंस्ट। इसके अलावा एलियन स्पीसीज के लिए जो है वो उसमें क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंट। इन सब के साथ एक और बात मैं ऐड कर दूं, नो मच या नो मोर वेरिएशन, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, इन प्रोडक्टिविटी। ईयर आफ्टर ईयर जो प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी में जो बहुत ज्यादा वेरिएशंस जो हैं वो क्या नहीं होने चाहिए? नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आप में बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन जो है उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है। और किसी भी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी या किसी भी इकोसिस्टम में हाई डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी हाई होना उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है? उसको स्टेबल होना रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिटी की डाइवर्सिटी ज्यादा है तो कम्युनिटी स्टेबल है, और किसी स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं ये आपको मेंशन करके दिए हैं। फिर देखो, एक डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उन्होंने मोर स्पीसीज के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। तो उनका मानना था मोर स्पीसीज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं। ठीक है, फिर एक रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस बच्चों आपको दे रखी है। पॉल एलरिच की हाइपोथेसिस ये है, जिसमें एक एयरप्लेन को एक्सप्लेन किया गया है। और आप ध्यान रखें, इस एयरप्लेन के थ्रू आपको यहां बताना चाह रहा है कि स्टोन स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज वो होगी जिसके कारण इकोसिस्टम सस्टेनेबल कंडीशन में होता है। अगर की स्टोन स्पीसीज को किसी कंडीशन में रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम की सस्टेनेबल कंडीशन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इकोसिस्टम सस्टेनेबल तभी हो सकता है जब की स्टोन स्पीसीज जो है वो वहां एग्जिस्ट करती रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में इसलिए आती है क्योंकि कुछ मैनमेड एक्टिविटीज हैं, इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहां आप देखिएगा, अकर्स ड्यू टू एक्सटिंक्शन, टोटल एलिमिनेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम अर्थ इज द लॉस। कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 नेटिव बर्ड्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जो है उनका एक तरीके से वहां कॉलोनाइजेशन होने से 2000 से ज्यादा वहां की नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्शन में चली गई। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसका एक डेटा है, और यहाँ का एक स्टेटमेंट भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। IUCN आप जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अकॉर्डिंग टोटल 784 स्पीसीज जो हैं वो पिछले 500 सालों में क्या हुई हैं? एक्सटिंक्शन में गई हैं। बच्चों ये डेटा हालांकि काफी पुराना है, बट एनसीईआरटी का यही डेटा है। 338 वर्टिब्रेट्स एंड 359 इनवर्टिब्रेट्स जो है वो एक्सटिंक्शन में चले गए। मोर देन 15,500 स्पीसीज आर ऑन वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन वर्ल्ड वाइड, मतलब वो खतरों का सामना कर रही हैं, जिसमें 31% जिम्नोस्पर्म है, 32% एम्फीबियंस हैं, 23% मैमल्स हैं, 12% बर्ड्स हैं। तो अगर आप मैमल्स और एम्फीबियंस में से देखें, जैसा मैं डिस्कस आपसे कर रहा था उस पाई चार्ट में, कि ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो इनमें से किसकी है, तो दोनों की डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन एम्फीबियंस में लॉस जो डाइवर्सिटी का है वो मैमल्स के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, इस लॉस का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, दिस इज द 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन इज गोइंग ऑन।
एक्सटिंक्शन का एनसीईआरटी बहुत क्लियर लिखती है। ये कौन सा एपिसोड है? ये 6th एपिसोड है। दिस इज 6th एपिसोड इज गोइंग ऑन। इससे पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं। इवन ह्यूमन सिविलाइजेशन से पहले भी बायोडायवर्सिटी का लॉस हुआ है, लेकिन इससे पहले जो 5 एपिसोड्स थे, दीज 5 एपिसोड्स आर नॉट मोर स्पेसिफिक। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये 6th एपिसोड जो है, इसमें आप कहेंगे रेट ऑफ लॉस जो है, दिस रेट ऑफ लॉस इज 100 टाइम फास्टर, 100 टाइम फास्टर देन अर्लियर एक्सटिंक्शंस। जो पहले एक्सटिंक्शन हुए उनके कंपैरेटिवली ये जो रेट है वो क्या है? 100 टाइम फास्टर है। तो इस तरीके से थाइलेसिन, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्शन में चलेगी। थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, डोडो मॉरिशस से, क्वेगा जो है वो अफ्रीका से, सी काऊ रसिया, बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर स्पीसीज, ये 3 टाइगर सब स्पीसीज हैं, ये सब एक्सटिंक्शन में चले गए। तो ये देखिए एक तरीके से अर्थ से या बायोडायवर्सिटी जो हमारी यहाँ की वेल्थ थी उससे हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए विलुप्त हो गए। अब कीस्टोन स्पीसीज पे एक बार फिर से हम आते हैं। क्या कीस्टोन स्पीसीज है? देखो, मैंने कहा अपने आप में कोई एक इकोसिस्टम है। जैसे मैं एक ट्री इकोसिस्टम का बच्चों एग्जांपल ले लेता हूं। ये ट्री इकोसिस्टम है बिग बेनियन ट्री। क्लियर? इस बेनियन ट्री पे आप ये कह सकते हैं यहां थाउजेंड्स और मिलियंस इंसेक्ट्स हो सकते हैं। इन इंसेक्ट्स के ऊपर बर्ड सर्वाइव कर सकते हैं और फिर उसके बाद में बर्ड्स को खाने वाले, मतलब उनके प्रीडेटर यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल था और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल था। ठीक है? अब आपको क्या लगता है इस केस में अगर हम किसी भी एक ऐसी स्पीसीज को हटाएं जिसके हटाए जाने से, कीस्टोन स्पीसीज के हटाए जाने से या जिसके हटाए जाने से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो आप सीधा सीधा सा कह देंगे यहां जो प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्लांट्स हैं इनको हटाए जाने से, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो बेनियन ट्री है उसको हटाए जाने से पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस केस में ये क्या कहा जाएगा? कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है? जैसे मैं किसी फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो वहां आप ये कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में जो टाइगर और लायन है जो टॉप कंज्यूमर हैं, अगर आप उनको हटाएंगे तो हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा और हर्बीवोर्स वेजिटेशंस को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे, यूटिलाइज कर जाएंगे। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि वहां टाइगर और लायन जो है वो क्या है? कीस्टोन स्पीसीज है। लेकिन यहां कीस्टोन स्पीसीज कौन हुआ? बेनियन ट्री। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कॉमन स्पीसीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ द बायोमास। नहीं, दिस इज नॉट द कॉमन स्पीसीज। ठीक है? plenty of biomass yet has fairly low importance. A rare species that has minimal impact on biomass, ठीक है, on other species नहीं. A dominant species that constitutes a large proportion of the biomass and which affect many other species हो सकता है. आगे वाला पढ़ लेते हैं. A species which makes up only a small proportion of the total biomass of community yet has a huge impact on the community organization and survival. डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिटी का पूरा, उसके सर्वाइवल पर एक ह्यूज इंपैक्ट जो ला सकती है वो जो है वो क्या हो सकती है? कीस्टोन स्पीसीज. क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स कीस्टोन स्पीसीज हो गए. अब बायोडायवर्सिटी की लॉस के कुछ रीजंस हैं, आपको दिया गया है कॉजेज ऑफ लॉस. देखो, सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है. 4 कॉजेज हमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं. किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनाइज्ड एरिया था, इस कॉलोनाइज्ड एरिया से आपने ये कहा, कौन सा कॉलोनाइज्ड एरिया? मैं बात कर रहा हूं नेचुरली कॉलोनाइज्ड एरिया. ठीक है? नेचुरली कॉलोनाइज्ड एरिया अगर है तो आप ये कह सकते हैं यहां बायोडायवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, और नेचुरली कॉलोनाइज्ड एरिया कोई अगर है, बायोडायवर्सिटी वहां एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मैं कह सकता हूं ये फॉरेस्ट एरिया है. अब इस फॉरेस्ट एरिया को अप्रोच हमने किया, क्यों किया? कि हो सकता है इधर ह्यूमन सिविलाइजेशन था, इधर ह्यूमन सिविलाइजेशन था, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमने बच्चों क्या किया? अल्टीमेटली जो है वो यहां से रोड या ट्रैक बना दिया. क्या ये पर्टिकुलर हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हुआ? डेफिनेटली ये हैबिटेट के फ्रेगमेंटेशन में आता है, जो बायोडायवर्सिटी के लॉस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है. आपने कई बार ये सुना होगा ना, आप फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे थे और आपके रास्ते में जो है वो टाइगर आ गया. टाइगर आपके रास्ते में नहीं आया, आप टाइगर के रास्ते में गए थे. ये अल्टीमेटली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है. एक आप कह सकते हैं लार्ज स्केल पर जो डिस्ट्रक्शन है, इस लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन के कारण हैबिटेट लॉस होता है. जैसे बच्चों हमारे यहाँ एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे एक टाइम में 14% एरिया, लैंड एरिया ये जो है वो कवर किया करते थे. 14% लैंड एरिया ये कवर करते थे. लेकिन सोयाबीन की खेती के लिए, सोयाबीन
सोयाबीन एग्रीकल्चर के लिए, और जो बीफ कैटल्स हैं, इन बीफ कैटल के ग्रेजिंग फील्ड्स डेवलप करने के लिए इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लगातार साफ किया गया, एंड दे आर नॉट मोर देन 6%। इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट उनका जो है वो खत्म हो गया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये जो पार्ट खत्म हुआ, ये इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हैबिटेट का क्या किया गया, लॉस लार्ज स्केल पर बायोडाइवर्सिटी से खत्म हो जाती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचर में हर एक बायोटिक कंपोनेंट जो है वो रिसोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों अगर आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, आप उसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर वो जो है वो किस में चला जाएगा, एक्सटिंक्शन में। जैसे यहां कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। पैसेंजर पीजन, जो पैसेंजर पीजन है वो एक्सप्लोइटेशन में चला गया, और एक्सप्लोइट उसको किया गया ओवर हंटिंग के कारण जो है वो क्या कर लिया, वो क्या किस में चला गया, आप कह सकते हैं वो एक्सटिंक्शन में चला गया। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एलियन स्पीसीज में जैसे आपके पास बच्चों एग्जाम्पल है पार्थेनियम, जो इंडिया में वीट इंपोर्ट जब किया गया था तो उसके साथ लाया। उसके बाद आप कह सकते हैं लेंटाना, ठीक है ना, पार्थेनियम, लेंटाना एंड आइकॉर्निया, ये कुछ स्पीसीज हैं जिनको इंडिया में लाया गया। ये सब एक्जोटिक स्पीसीज हैं, और ये जो एक्जोटिक स्पीसीज हैं ये इंडियन नेटिव की नहीं है, बाहर से लाई गई, कोइंसिडेंटली लाई गई या अनइंटेंशनली इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। लेकिन अब हमारी यहाँ की जो लोकल स्पीसीज हैं उनके लिए एक खतरा बनी हुई है, तो इनको आप कहते हैं एलियन स्पीसीज। इनका इंपैक्ट ज्यादा इसलिए भी आता है क्योंकि बच्चों इनका जो नेचुरल प्रीडेटर है, आप ये कहेंगे इनका जो नेचुरल प्रीडेटर है वो यहाँ क्या होता है, एब्सेंट। तो नेचुरल प्रीडेटर की एब्सेंस के कारण या नेचुरल प्रीडेटर के एब्सेंट होने के कारण एलियन स्पीसीज का इंपैक्ट आता है और यहाँ बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। ठीक है। जैसे सिचलिड फिशेज का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, और सिचलिड फिशेज के एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि 200 नेटिव जो फिशेज हैं वो एक तरीके से थ्रेट के कारण या एलियन स्पीसीज के इंट्रोडक्शन के कारण वहां से खत्म हो गई। को एक्सटिंक्शन कहां से आएगा, हम डूबेंगे तुम्हें साथ लेके, वो वाली बात है इसमें। और वो कैसे आएगा, देखो कोई एक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज के साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में रहती है, स्पीसीज इन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अब जब ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है तो ऑब्वियस है बच्चों, एक अगर एक्सटिंक्शन में जाएगी, द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज लीड्स द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर। तो इस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी की लॉस की कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कुछ स्ट्रेटजीज हैं। इन सीटू कंजर्वेशन सबसे पहले आपको दे रखा है। इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो बच्चों होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, जो जहां है उसको वहीं आप कंजर्व कर लेते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है जिसमें आप नेशनल पार्क्स कह सकते हैं, नेशनल पार्क्स के साथ साथ आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भी इस प्रोटेक्ट एरिया में ही कहे जा सकते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स और सैक्रेड लेक्स कहे जाते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो मैराइन मतलब एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अब इसमें जैसे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड जो है वो एक रेफरेंस आपको क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इसका क्वेश्चन आ गया। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर नॉर्मन मेयर के थ्रू प्रपोज किया गया था। ये इसका कोर जोन है, ये इसका आप कहेंगे बफर जोन है, और बच्चों ये इसका ट्रांजिशन जोन है। दिस इज द ट्रांजिशन जोन। सो कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन है। इस ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। आप कहेंगे ह्यूमन सेटलमेंट यहां अलाउड है, इसका मतलब मानव को बस्तियां बसाने की, घर बनाने की अनुमति है। ये बायोस्फीयर रिजर्व का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन जो है, मैन इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैन इंटीग्रेटेड पार्ट फॉरेस्ट का है। ये बेसिकली वो स्पीसीज हैं, मैनिटर स्पीसीज आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये कुछ ट्राइब्स हो सकती हैं जो जंगलों में रहती हैं। ठीक है, और ये जो मैन फॉरेस्ट का पार्ट है ये ही मैब प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जैसा मैं कह रहा था, डॉक्टर
नॉर्मन मेयर जो है उनके थ्रू ये कंसेप्ट प्रपोज किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये बफर जोन है। बफर जोन में आप कह सकते हैं साइंटिफिक एंड एडुकेशनल जो एक्टिविटीज हैं, साइंटिफिक एंड एडुकेशनल एक्टिविटीज ये पूरी तरीके से यहाँ अलाउ है। साइंटिफिक और एडुकेशनल एक्टिविटीज पूरी तरीके से यहाँ अलाउ हैं। आप ये हिस्टोरिकल चैनल जितना देखते हैं, एनिमल प्लेनेट देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक्स जो चैनल देखते हैं, उनमें आप देखते हैं ना कि ये जो लोग गोरे लोग जो है बेसिकली जानवरों के पीछे कैमरा लेके पड़े रहते हैं, तो वो बफर जोन ही होता है। कोर जोन होता है, इसमें आप कह सकते हैं ह्यूमन एंट्री। इसमें ह्यूमन एंट्री जो है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, किसी भी तरीके से इसमें ह्यूमन की एंट्री नहीं होती, और ये अपने आप में बहुत डेंस जोन होते हैं। इसको आप बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का रेफरेंस एनसीईआरटी में जो दिया है उसको आप परफेक्टली ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सी2 कंजर्वेशन पे अपन आते हैं। एक्सी2 कंजर्वेशन बेसिकली ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। ऑफ साइट कंजर्वेशन, यहां ऑफ साइट कंजर्वेशन में आप क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को या बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए आप उसके नेटिव हैबिटेट से निकाल के उसको अंदर लाते हैं, मतलब ऐसी एरिया में लाते हैं, कंट्रोल्ड सिचुएशंस में लाते हैं जहां अंडर ह्यूमन केयर उसको ग्रो करवाया जा सके। जैसे एक्सी2 कंजर्वेशन में मैं कुछ सीधे सीधे नाम लिखूं तो आप ये कह सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स इसी में आएगा। इसके अलावा बच्चों जूलॉजिकल पार्क्स, ये भी इसी कंजर्वेशन प्रैक्टिस में आएंगे। ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स। इसके साथ साथ एक्सी2 कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेज में देखो इन विट्रो प्रैक्टिसेज सारी आती हैं। इन विट्रो प्रैक्टिसेज जो लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन किया जाता है, जैसे टिश्यू कल्चर है, इसके अलावा बच्चों एम्ब्रियो कल्चर है, इसके अलावा आप कह सकते हैं सीड बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब जो है वो एक्सी2 कंजर्वेशन के अंडर आते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सी2 और इनसीटू कंजर्वेशन आपको बताया जाता है। ठीक है, फाइनली एक रेड डेटा बुक जो है उसकी एक लिस्ट आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की अब संभावना है। देखो बच्चों, रेड लिस्ट ऑफ IUCN। तो IUCN आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। इस IUCN की एक रेड डेटा बुक है, और रेड डेटा बुक में आप ये कह सकते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज और द स्पीसीज विच फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वो इसमें रखी जाती हैं। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ये इसमें मेंशन की जाती हैं। अब एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है जिसमें मेंशन ये किया गया है, एक्सटिंक्शन ओवर द टेक्सा इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस। एक्सटिंक्शन ओवर द टेक्सा, एक्सटिंक्शन ओवर टेक्सा इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस। अगर आपने बच्चों ये स्टेटमेंट पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट आपका तभी क्लियर हो सकता है जब रेड लिस्ट की कैटेगरीज आपको पता हो। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं कैटेगरीज की लिखूं, देखो ये होता है एक एक्सटिंक्ट, ये वो है जो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। उसके बाद आप लिखते हैं एक्सटिंक्ट या एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड, इसका मतलब वाइल्ड हैबिटेट में या नेचुरल हैबिटेट में एक्सटिंक्शन हो चुका है। ठीक है, ये आप कहेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्लियर। उसके बाद बच्चों आप ये कह सकते हैं अगला होगा एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, देन वल्नियरेबल टू एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तीन कैटेगरी जो है यही काम आती है, क्वेश्चन इसी पे आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं लिख सकता हूं फेसिंग लॉ रिस्क, जो एक्सटिंक्शन की कम रिस्क फेस कर रही हैं वो कैटेगरी है। ठीक है, तो ये बच्चों कैटेगरी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये कैटेगरी थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद फेसिंग लॉ रिस्क के बाद अगला जो आएगा सेवंथ कैटेगरी, वो आप कहेंगे डेटा डेफिसिट,
डेटा डेफिसिट होने का मतलब है कि नंबर डेफिनेटली कम हो गया, एक्सटिंक्शन की तरफ ये जा सकता है। और जो लास्ट 8th वन है वो आप लिखेंगे नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेड लिस्ट की 8 कैटेगरीज हैं। तो इसका मतलब कोई भी जो स्पीसीज है या कोई भी जो टैक्सा है, ऐसा नहीं है कि रातों रात अचानक गायब हो गया। एक्सटिंक्शन ओवर द टैक्सा इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस। इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिक्वेंशियल। तो देखो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि पहले डेटा डेफिसिट हुआ, फिर उसके बाद में लॉ रिस्क फेस करने लगा, वल्नियरेबल टू एक्सटिंक्शन, इसका मतलब विलुप्तता के कगार पर आया, उस स्थिति में आया जहां से एक्सटिंक्ट हो सकता था, वल्नियरेबल था। फिर एंडेंजर्ड था, इसका मतलब हाई रिस्क फेस करने लगा, एक्सट्रीमली हाई रिस्क फेस करने लगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ, फिर वाइल्ड हैबिटेट में एक्सटिंक्ट हुआ, और अल्टीमेटली क्या हो गया, एक्सटिंक्ट। तो ये रेड लिस्ट की कितनी कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज, जिनके थ्रू एक्सटिंक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक्सटिंक्शन और एक्सटिंक्शन की स्ट्रेटजीज थी। सो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन टॉपिक हमने बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ओवरऑल सारा रिवाइज करते हुए कंप्लीट किया है। मैं बल्डोदिया, सीकर विद्यापीठ फिजिक्स वाला सीकर से आपके साथ जुड़ रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।